आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने जा रहे हैं। इसका नाम है इनर वॉइसेस, फीलिंग, इमोशंस एंड पर्सपेक्टिव्स। ये असल में अलग अलग लेखकों की छोटी कहानियों का एक संग्रह है जिसे संजीव कोटनाला ने क्यूरेट किया है। और ये कहानियां बस कहानियां नहीं है, ये हमारे मन के अंदर जो कुछ चलता है ना, उसका एक आईना है। बिल्कुल। कि इस किताब का रिव्यू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दीपक ठाकुर द्वारा किया गया है। और आज हमारा इरादा इन कहानियों को सिर्फ सुनाना नहीं है, हाँ, बल्कि इनके जो साइकोलॉजिकल लेयर्स हैं उन्हें खोलना है। सही। किताब के क्यूरेटर ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि ये कहानियां अनकहे लम्हों की खिड़कियां हैं। वाह। और उन अंदरूनी संवादों की गूंज हैं जिन्हें हम अक्सर छिपा कर रखते हैं। तो आज हम इसी अंदर की आवाज पर गौर करेंगे। इंटरनल डायलॉग जिसे कहते हैं। हाँ, इंटरनल डायलॉग। और ये आवाज हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है। हमारे फैसले, हमारे रिश्ते और हम खुद को कैसे देखते हैं उस पर भी। पूरी बातचीत का सार है। अच्छा। योर इमोशंस एंड फीलिंग्स आर द स्लेव्स टू योर थॉट्स एंड यू आर द स्लेव टू योर इमोशंस एंड फीलिंग्स। क्या बात है, मतलब आपकी भावनाएं आपके विचारों की गुलाम हैं और आप अपनी भावनाओं के। ये तो एक साइकिल है, एक चक्रव्यूह। और आज हम इसी चक्रव्यूह को समझने की कोशिश करेंगे इन कहानियों के किरदारों के जरिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे किरदार से जो समाज की नजरों में तो बहुत ऊंचा है, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेला है। मेकिंग ऑफ अ मॉन्क कहानी में एक महिला की मुलाकात ट्रेन में एक साधु से होती है। बाहर से तो वो एक पहुंचे हुए गुरु लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है वो अपनी अंदर की आवाज को बाहर आने देते हैं। और वो आवाज क्या कहती है? वो कहती हैं कि उन्हें एक बहुरूपिया या इम्पोस्टर जैसा महसूस होता है। एक गुरु को सोचिए, एक आध्यात्मिक गुरु जिसे हजारों लोग पूजते हैं, वो खुद को फर्जी महसूस कर रहा है। वो कहते हैं कि समाज मुझे गुरु मानता है, लेकिन मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं जिनके लिए मैं खुद को दोषी महसूस करता हूं। ये एक क्लासिक मनोवैज्ञानिक संघर्ष है जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब जब आपके काम और आपकी भीतरी भावनाएं वो एक दूसरे से मेल नहीं खाती। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक मानसिक उलझन नहीं है, ये एक तरह का इमोशनल बोझ है जो वो हर रोज हर पल ढो रहे थे। अच्छा। ये एक लगातार चलने वाली अंदरूनी लड़ाई है। दिमाग को शांति तब मिलती है जब हमारे विचार, भावनाएं और कर्म सब एक सीध में हों। लेकिन यहाँ तो सब कुछ बिखरा हुआ था। हाँ, वो गुरु का चोला पहने हुए हैं, लेकिन अंदर से वो कोई और हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये भूमिका उन्होंने खुद नहीं चुनी थी। सही कहा। कहानी में वो बताते हैं कि गरीबी और पढ़ाई में अच्छे ना होने की वजह से उनके पिता ने महज 16 साल की उम्र में 16 साल की उम्र में उन्हें आश्रम भेज दिया था, ये कहकर कि साधु बनना एक अच्छा करियर है। करियर, यही तो सोशल कंडीशनिंग का सबसे सटीक उदाहरण है। मतलब समाज ने बचपन से ही उनके दिमाग में डाल दिया कि उनके लिए क्या सही है। उनका जीवन एक आध्यात्मिक चुनाव था ही नहीं, वो तो एक आर्थिक मजबूरी थी। और इसी वजह से उनकी असली पहचान और समाज की दी हुई भूमिका के बीच एक ऐसी खाई बन गई जो कभी भर ही नहीं पाई। बिल्कुल। और उनकी अंदर की आवाज जिंदगी भर उन्हें यही याद दिलाती रही कि तुम वो नहीं हो जो तुम दिखते हो। दिलचस्प बात यह है कि साधु का ये संघर्ष सिर्फ उनका तो है नहीं, हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कितने ही मुखौटे पहनते हैं। सही बात है। ऑफिस में एक प्रोफेशनल का, परिवार में एक जिम्मेदार इंसान का, और शायद ये कॉग्निटिव डिसोनेंस वो कीमत है जो हम अपनी असली अंदर की आवाज को दबाने के लिए चुकाते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये इमोशनली थका देता है। हाँ। और वो साधु बस थके हुए हैं, एक ऐसी भूमिका निभाते निभाते जो उनकी है ही नहीं। तो साधु की कहानी में संघर्ष बाहरी दुनिया और अंदर की सच्चाई के बीच था। पर क्या होता है जब ये संघर्ष पूरी तरह से दिमाग के अंदर ही चल रहा हो? जब दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने विचारों में ही छिपा हो। हाँ, व्हाइट पॉइजन कहानी इसी दिमागी खेल को बहुत मार्मिक ढंग से दिखाती है। हाँ, वो कहानी तो एक साइकोलॉजिकल केस स्टडी जैसी है। बिल्कुल। एक परिवार जहां बचपन में एक पंडित की भविष्यवाणी कि मां को कोई सफेद जहर देगा, और वो बात 40 साल तक उनके रिश्तों में जहर घुलती रहती है। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा विचार, एक छोटा सा डर हमारे दिमाग के लिए एक फिल्टर बन जाता है। और फिर हम हर चीज को उसी फिल्टर से देखने लगते हैं। इसे मनोविज्ञान में कन्फर्मेशन बायस कहते हैं ना? बिल्कुल। जहां हम सिर्फ वही सबूत ढूंढते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई धारणा को मजबूत करे। हाँ,
और ये बायस इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो हकीकत को पूरी तरह से बदल दे। उस माँ के लिए वो भविष्यवाणी एक सच्चाई बन गई थी। तो मतलब अगर बेटे ने कभी प्यार से दूध का गिलास भी दिया होगा तो शायद माँ के दिमाग में खतरे की घंटी बज गई होगी। यही तो हुआ। उनका दिमाग 40 सालों तक अनजाने में ऐसे सबूत इकट्ठे करता रहा जो उस डर को सही साबित करते हों। ये तो बहुत डरावना है। इसका सबसे दुखद पहलू कहानी के अंत में आता है, जब माँ अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में है। उनका बेटा उन्हें चरणामृत देता है, जो भक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। हाँ, लेकिन माँ के लिए वो सिर्फ एक सफेद तरल है। वो उसे लेने से इनकार कर देती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका अपना बेटा विरासत के लिए उन्हें मारना चाहता है। सोचकर भी सिहरन होती है। भक्ति का प्रतीक हत्या की साजिश बन गया। ये परसेप्शन प्रोसेसिंग का एक चरम उदाहरण है, जहां दिमाग हकीकत को अपने डर के हिसाब से पूरी तरह तोड़ मरोड़ देता है। 40 साल पुरानी एक बात। हाँ, एक बात उनके दिमाग में इस कदर घर कर गई थी कि उसने माँ बेटे के सबसे पवित्र रिश्ते को, उनके भरोसे को भी खत्म कर दिया। ये दिखाता है कि हमारी अंदर की आवाज जब डर से भर जाती है तो वो कैसे हमारी दुनिया को एक खतरनाक जगह बना सकती है। डर का ये खेल द अनसीन एनकाउंटर कहानी में भी दिखता है, लेकिन एक अलग अंदाज में। अच्छा। प्रिया, जो एक आईपीएस ऑफिसर की पत्नी है, एक नक्सल प्रभावित इलाके में रहने जाती है। जब वो पहली बार कार से वहां पहुंचती है तो उसे सड़क के किनारे की झाड़ियां पंजों की तरह अपनी ओर आती हुई महसूस होती हैं। हाँ, ये उसके अंदर के डर का बाहरी दुनिया पर एक प्रक्षेपण है। प्रोजेक्शन। झाड़ियां तो सिर्फ झाड़ियां हैं, लेकिन प्रिया का दिमाग उन्हें खतरनाक रूप में देख रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया में कदम रख रही है जो अनिश्चितता और खतरे से भरी है। तो उसका दिमाग उस माहौल के हिसाब से बाहरी दुनिया की व्याख्या कर रहा है। बिल्कुल। उसकी भावनाएं उसकी हकीकत को गढ़ रही हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या ये प्रोजेक्शन सिर्फ डर के मामलों में होता है? क्या हम अपनी उम्मीदें या खुशियां भी इसी तरह प्रोजेक्ट करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल करते हैं। जब हम प्यार में होते हैं तो हमें पूरी दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। सही बात है। जब हम खुश होते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है। ये भी प्रोजेक्शन ही है। अच्छा। हमारी अंदर की आवाज जिस सुर में गा रही होती है, हमें बाहर की दुनिया भी वैसी ही सुनाई देती है। प्रिया के अंदर की आवाज उस वक्त खौफ में थी, इसलिए उसे झाड़ियां भी पंजों जैसी लगी। समझ गए। तो हमने अब तक देखा कि कैसे अंदर की आवाज को दबाया जाता है, जैसे उस साधु ने किया। यह डर उसे कैसे बिगाड़ देता है, जैसा व्हाइट पॉइजन की माँ के साथ हुआ। हाँ, लेकिन मेड इन हेवन कहानी में सुवीरा अपनी अंदर की आवाज को सुनना सीखती है, और ये एक बहुत खूबसूरत सफर है। हाँ, ये कहानी पहचान की तलाश और रिश्तों के मनोविज्ञान को बहुत गहराई से छूती है। कैसे? कहानी की शुरुआत में सुवीरा की पहचान सिर्फ और सिर्फ एक माँ के रूप में है, जो अपने बेटे रौनक से बेहद जुड़ी हुई है। ये तो बहुत सी भारतीय माताओं की कहानी है ना? समाज उन्हें यही सिखाता है कि उनकी पहचान उनके बच्चों से है, उनके पति से है। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है जब रौनक बड़ा होकर अपनी अलग दुनिया बनाने के लिए उनसे दूर जाने का फैसला करता है। और यही पल सुवीरा के लिए एक मनोवैज्ञानिक बदलाव का ट्रिगर बनता है। कई लोग इसे एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम कहेंगे, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मतलब? ये सुवीरा के लिए अपनी पहचान को फिर से खोजने का एक मौका है। वो रोने धोने के बजाय उसे जाने देती है और खुद के लिए एक पॉटरी क्लास में दाखला ले लेती है। ये लगाव से अलगाव की यात्रा है, अटैचमेंट टू डिटैचमेंट। बिल्कुल। कहानी में एक बहुत खूबसूरत क्षण है जब वो महसूस करती है कि रौनक सिर्फ उसका बेटा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक साथी है, अ स्पिरिचुअल कंपेनियन। हाँ, जिसने उसे ये सफर तय करने में मदद की। ये आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन का एक क्षण है। तो बेटे का दूर जाना उसकी पहचान के एक नए अध्याय की शुरुआत बनता है। हाँ, उसकी अंदर की आवाज उसे अब तक शायद ये कहती थी कि तुम एक अच्छी माँ बनो, लेकिन अब वो आवाज उसे कह रही है कि अब खुद के लिए जीने का समय है। वाह! उसकी पहचान सिर्फ माँ होने तक सीमित नहीं रहती, वह एक व्यक्ति के रूप में विकसित होती है। ये दिखाता है कि रिश्ते कैसे व्यक्तिगत विकास को गति दे सकते हैं। रौनक का जाना उसके लिए एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। और यही इस किताब की सभी कहानियों का निचोड़ है। अच्छा। साइकोलॉजिकल ग्रोथ तभी होता है जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, अपने अंदर झांकते हैं और उस आवाज को सुनने की हिम्मत करते हैं, चाहे वो कितनी भी असुविधाजनक क्यों ना हो। तो इन सभी कहानियों को एक साथ देखने पर मेरे दिमाग में एक पैटर्न उभर रहा है। बताइए। ऐसा लगता है कि हम अपनी अंदर की आवाज से या तो लड़ते हैं,
जैसे वो साधु, या उससे डरते हैं जैसे व्हाइट पॉइजन की माँ, या फिर आखिरकार उससे सुनना और समझना सीखते हैं जैसे सुवीरा। आपने एकदम सही समझा। यही इस किताब का सार है। जैसा कि क्यूरेटर ने लिखा है, किताब का उद्देश्य हमें ये याद दिलाना है कि हम में से हर एक के अंदर एक आवाज है जिसे स्वीकार किए जाने की जरूरत है। और जब हम इन अनकही भावनाओं को, इन अदृश्य संघर्षों को समझते हैं, तभी हम खुद को और दूसरों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। सही बात है। किताब का शीर्षक इनर वॉइसेस यही बताता है कि हमारी असली कहानियां हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपी होती हैं। हाँ, उन आवाजों में जिन्हें हम अक्सर अनसुना कर देते हैं। ये किताब वाकई हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। और जो लोग इससे और गहराई से समझना चाहते हैं, ये किताब Amazon पर भी उपलब्ध है। तो इनर वॉइसेस असल में हमें एक अंदरूनी सफर पर ले जाती है। यह हमें रुककर अपनी जिंदगी के शोर के पीछे की खामोश आवाजों को सुनने के लिए कहती है। और जाते जाते एक विचार, ये किताब ज्यादातर महिलाओं द्वारा लिखी गई है और इसे IIM अहमदाबाद के पूर्व छात्रों की पत्नियों को समर्पित किया गया है। अच्छा। ये समर्पण हमें उन अंदर की आवाजों के बारे में क्या बताता है जो अक्सर सफल करियर और पारंपरिक भूमिकाओं की छाया में अनसुनी रह जाती हैं।